हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तैयारी अच्छी चल रही है। लाइव टेस्ट 24 कराया गया था। ठीक है, काफी सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर कॉन्फिडेंस गिर गया, इतना हार्ड कैसे दे दिया आपने। देखो, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि सारे पेपर का लेवल एक सा नहीं आता। पेपर कुछ शिफ्ट हार्ड भी होती है, कुछ शिफ्ट इजी भी होती है और कुछ शिफ्ट आपको मॉडरेट लेवल की भी होती है। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो जिस लेवल का एग्जाम आता है आपको उससे थोड़ा सा बेटर लेवल करना पड़ेगा तैयार, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो उस पर्टिकुलर केस में एंग्जाइटी भी होगी और भी बहुत सारा प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम जितना नॉर्मली मॉक्स में परफॉर्म करते हैं एग्जाम में उतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर सेम लेवल का पेपर आया। तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा बेटर भी करके जाएं। हर बार जब भी एग्जाम पास आने वाले होते हैं एक ना एक मॉक मैं ऐसा जरूर देता हूं जो बहुत हार्ड हो, जो नॉर्मल से हटके हो। और इसके पीछे का रीजन ये है कि आप अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए रेडी रहें। जैसे कि हमें पता है इस बार बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो अलग वेंडर के द्वारा है, पेपर का लेवल भी इंप्रूव हो सकता है इस बार। तो अगर आप बिल्कुल ही इजी या मॉडरेट लेवल के मॉक्स पे चलते रहेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत आ सकती है अगर अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें हो गई। ठीक है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपकी अगर आपने एक स्ट्रेटेजी बना रखी है मैं इस तरीके से मॉक्स दूंगा, तो हो सकता है वो आपके वहां पे वर्क ना करे। डिपेंडिंग अपॉन दी पेपर लेवल आपकी मल्टीपल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर पेपर में मैं कहीं फंस रहा हूं तो मेरे को कैसे टैकल करना है, अगर क्वेश्चन स्टार्टिंग में डिफिकल्ट आ गए तो मुझे को कैसे मूव ऑन करना है, एटलीस्ट मैं सारे के सारे क्वेश्चंस देख पाऊं। ऐसे ही हमने इसमें मैथ्स में किया कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हार्ड रख दिया, बाद के इजी कर दिए, तो एस्पिरेंट्स फंस गए और डिमोटिवेट हो गए। ठीक है, एग्जाम में यहाँ पे आपके मार्क्स मैटर कभी नहीं करते हैं। क्या मैटर करेगा, आपकी रैंक क्या है, क्योंकि रैंक के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसी फिक्स्ड रहेंगी। ये मैटर नहीं करता कि आप 150 नंबर लेके आओ, 160 नंबर लेके आओ तभी क्लियर होगा। अगर पेपर का लेवल हार्ड है जैसे कि ये वाला मॉक था तो इसमें 124 नंबर पे भी आप टीयर 1 की कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं इस तरीके के लेवल में। राइट, तो यू नीड टू बी रेडी फॉर ऑल दी लेवल्स, क्योंकि हर लेवल के हिसाब से आपको कंपीट करना पड़ेगा। कुछ शिफ्ट इजी होंगी एग्जाम में, कुछ हार्ड भी होंगी, कुछ मॉडरेट भी होंगी। ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होंगी आपके साथ, आपको सब चीज फेस करके बेहतर परफॉर्म करना है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। मैं आपको खुद भी कराऊंगा, बाकी मॉक से एनालिसिस कंपैरिजन भी कराऊंगा। ठीक है, कितने परसेंट किस क्वेश्चन को लोगों ने सही किया उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इट विल बी अ डिटेल्ड वीडियो। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले एसएससी सीपीओ के लिए आज एक ट्विटर कैंपेन किया गया था। ठीक है, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ट्रेंडिंग में शायद 6 या 7 पे आया रहा होगा सीपीओ में, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़े कम रहते हैं तो इसलिए टॉप लेवल पे ट्रेंड कराना तो मुश्किल होता है। लेकिन अगर इतना भी आया तो आई थिंक दैट्स द सक्सेस कि हमारी बात अथॉरिटी तक पहुंची होंगी। ठीक है, बाकी इसके आगे क्या चीजें होंगी जैसे जैसे डिसाइड होता है तो मैं आपको बताऊंगा। और इन फ्यूचर जो चीजें करनी होंगी वो ईमेल कैंपेन हो गया, ग्रीवेंस कैंपेन होंगे, ये सारी चीजें भी आप लोगों को पहले ही करते रहना चाहिए। ठीक है, अभी मैं इससे आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ। बाकी टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन वहां मिलेगी, सारे प्रीवियस ईयर की पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगी आपको। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जो आपकी प्रिपरेशन में मदद करेंगी। जैसे अगर आपका एग्जाम पास आ रहा है, अगर आपका मैथ्स का कोई टॉपिक बचा हुआ है तो मैथ्स रिवीजन कोर्स वाले फोल्डर में जाइए। ठीक है, या मैथ्स क्रैश कोर्स के नाम से होगा, उसमें से वो टॉपिक कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस करने हैं मैथ्स के तो सारे के सारे इस फोल्डर के अंदर वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने टीयर आरबी की मैथ्स की टेस्ट सीरीज रखी है तो उसमें टेस्ट भी अवेलेबल है वीडियोस के। बाकी इसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट जैसे जीके क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो ये सारी प्लेलिस्ट आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा मदद कर सकती हैं। ठीक है, और लाइव टेस्ट को कैसे देना है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आरबी की वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो अभी भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज रात तक टेस्ट ओपन रखा है मैंने। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पेड टेस्ट में। ठीक है, फ्री है। ठीक है, लाइव टेस्ट फ्री होते हैं लेकिन आता इसके अंदर है। तो सीजीएल सीएचएसएल 2025 मॉक्स, और इसमें आप जाएंगे फ्री मॉक्स, और इसके अंदर जो 14 नंबर का टेस्ट है ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे अभी तक 32,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं और आज रात तक आई होप ये 40,000 के आसपास शायद चला जाएगा। तो अटेम्प्ट नहीं किया है तो यू कैन अटेम्प्ट एंड एनालाइज अकॉर्डिंगली। बाकी जिन लोगों ने कर लिया वो मेरे साथ जुड़े रहिए। जिन लोगों को सोल्यूशन देखने हैं, कम टाइम में कैसे सोल्यूशन करना है, अटेम्प्ट करने का तरीका, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, ये कुछ टेस्ट सीरीज हैं जो आपकी सारी की सारी अवेलेबल है। कॉम्बो टेस्ट सीरीज में एक ही प्लान के अंदर सब कुछ मिल जाता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने कल डाली थी तो अब ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवरऑल लेवल से। तो लेवल इसका हार्ड ही रहेगा, जिसमें जो एवरेज स्कोर है वो 100.6 जाएगा और मीडियन स्कोर 106.106। अच्छा,
कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, 2-4 बच्चे आपको मिल जाएंगे 200 में से 200 दिखाने वाले, 198 दिखाने वाले, वो चीटिंग वाले केसेस होते हैं। उन 10-12 बच्चों के चक्कर में आप ये मत सोचिए कि आपका मतलब बच्चे एक्चुअली में इतना ला रहे हैं। कुछ बच्चे चीटिंग कर लेते हैं, दूसरी आईडी बना के दोबारा अटेम्प्ट दे देते हैं, जिससे उनके नंबर आ जाते हैं। पहले हम ऐसा करते थे कि सॉल्यूशन साथ के साथ नहीं देते थे टेस्ट के, ठीक है, सॉल्यूशन 2 दिन के बाद जब लाइव टेस्ट खत्म होता तब देते थे। लेकिन इसमें क्या होता था कि जिसने स्टार्टिंग में ही दे दिया, फिर वो 2 दिन के बाद एनालिसिस कर रहा है बैठ के, तो उसका काफी सारा टाइम चला जाता था इस चीज में, ठीक है, मन भी नहीं करता था 2 दिन के बाद एनालिसिस करने का। इसलिए हम साथ के साथ सॉल्यूशन दे देते हैं, जैसे ही आप टेस्ट देते हो डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने टेस्ट देते ही अवेलेबल हो जाता है, ठीक। जितने भी बच्चे हैं एक्चुअली में सारे बच्चे देते हैं, हम डेटा को फेक नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिए। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे इस मॉक में 140 प्लस स्कोर करने वाले 30,000 में सिर्फ 1803 एस्पिरेंट्स हैं। अगर मैं 120 प्लस की बात करूं तो वो 8000 प्लस हैं, लेकिन अगर मैं 130 पे भी आ जाऊं तो 4400 समथिंग के एस्पिरेंट्स हैं जो स्कोर कर पाए हैं ज्यादा 125 से। तो ओवरऑल आपका रैंक मतलब आपका स्कोर कितना भी मैटर नहीं करेगा, परसेंटाइल देखी जाएगी या रैंक आपकी क्या बन रही है, ये आप जरूर ऑब्जर्व करिए। तो इसमें एवरेज स्कोर हो गया 100.6, मीडियन स्कोर हो गया 106, और अगर परसेंटाइल आपको चेक करनी है किस मार्क्स पे कितनी बन रही है, तो आप देखेंगे 125 पे भी आपकी क्या बन रही है, 80 परसेंटाइल इस मॉक में बन रही है, एंड दैट इज अ गुड परसेंटाइल फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम सेक्शन वाइज चलेंगे तो रीजनिंग का देख लेते हैं। 50 में से 50 107 लोगों ने कर दिया स्कोर, ठीक है। ओवरऑल लेवल मॉडरेट था, एवरेज स्कोर 36.33, मीडियन स्कोर 39, ठीक है। जो अच्छा स्कोर मेरे हिसाब से माना जाएगा वो होगा अगर आपका 44 तक आप ला रहे हो, 44 प्लस, तो दैट्स अ गुड स्कोर। इसके अलावा जीके सेक्शन ये अनएक्सपेक्टेडली हार्ड था, ठीक है। एवरेज स्कोर इसमें 13 था, मीडियन स्कोर 12.5 था, ठीक है। और इसके अंदर अगर ठीक ठाक जो स्कोर माना जाएगा वो है 20 या 20 से ज्यादा आया तो दैट्स अ गुड स्कोर इन दिस जीके सेक्शन। इसके बाद आपकी बारी आती है मैथ्स की, तो एवरेज स्कोर 21.12, और अगर हम देखें यहाँ पे लोग एवरेज में 20 स्कोर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जब क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आप कहेंगे सर 25 में से 15 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो कि 15 मिनट में ज्यादातर बच्चे कर सकते थे, 15 से 16 मिनट में। लेकिन वही होता है एग्जाम में जब प्रेशर बिल्ड होता है ना हार्ड मॉक की वजह से, स्टार्टिंग में मुश्किल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस गिर जाती है, ठीक है। अगर सही तरीके से आप इस मॉक को अटेम्प्ट करते तो आप शायद ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ओवरऑल 50 आउट ऑफ 50 इस मॉक में भी 27 एस्पिरेंट्स लेके आए हैं, और अगर हम 46 प्लस देखें तो 176, ठीक है। जो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा इस मॉक में, अगर आपका 32 प्लस आपने स्कोर किया मैथ्स में, दैट विल बी कंसिडर्ड अ गुड अटेम्प्ट, ठीक है। इतना स्कोर आ गया, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो एवरेज गया है 30, जो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर आपका 40 प्लस आया है, 40 आया है, दैट्स अ गुड स्कोर। जरूरी नहीं है 50 आउट ऑफ 50 है, इतना है तो भी आप टियर 1 के कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओगे, क्लियर कर जाओगे। ओवरऑल लेवल मॉडरेट टू हार्ड की रेंज में जाएगा। अच्छा, सेफ स्कोर पे बात कर लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी से 124 सेफ रहेगा इस मॉक में, और ये जरूरी नहीं है 124, अगर आपका 120 प्लस भी है तो भी ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा स्कोर है, दैट्स आल्सो फाइन, राइट। ऐसी ओबीसी में 120, ईडब्ल्यूएस में 118, एससी कैटेगरी में 101, एसटी कैटेगरी से 92। क्या आप इतना स्कोर कर सकते थे इस मॉक में? अगर इतना नहीं कर सकते थे तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और एटलीस्ट आपको ये देखना है, ऑब्जर्व करना है डिफिकल्ट मॉक में कि क्या क्या चीजें आपने गलती करी, कहां फंसे आप। सभी के सभी जो 25-24 मॉक्स हुए हैं अभी तक, उन सबका डिटेल्ड एनालिसिस देख सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल देखूं अब तक जितने भी टेस्ट थे, ये अब तक का सबसे हार्ड टेस्ट था। बाकी इससे जो पहले टेस्ट चल रहे थे उनमें आप एवरेज स्कोर देखेंगे 126, 130, 127, 126, ये में हमने कॉन्स्टेंटली आपको एक ठीक ठाक लेवल का, जैसे एसएससी का एग्जाम आता है उस तरीके का पेपर बनाया था। ये जानबूझ के एक एब्रप्टली हार्ड पेपर आप लोगों के लिए दिया गया कि आप इस तरीके की चीजों के लिए रेडी रहें, वरना आप देखेंगे जनरली जो एवरेज स्कोर है वो 115 से 130 के बीच में रहेगा। एक ये वाला हार्ड था, एक इससे पहले जो 19 नंबर का मॉक था ये हार्ड था। जिसे हार्ड देना है तो वहां से हार्ड दे सकता है, ठीक है। पुराने मॉक्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने आरबी की टेस्ट सीरीज ले रखी है, ठीक है। सीजीएल 2024 के अगर आपको देने हैं तो उसका भी एनालिसिस टेबल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधा मैथ्स के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे हम, और देखेंगे एक एक क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए था, कौन सा पहले करना था, कौन सा बाद में करना था। जैसे ये वाला सवाल है, पहले ही इलेक्शन का सवाल है। अब देखो क्वेश्चन चाहे आसान हो चाहे मुश्किल, लेकिन मैंने ये देखा ना कि 5 लाइन है, 5 लाइन का क्वेश्चन है, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, अटेम्प्ट करने में भी टाइम लगेगा, तो हम इसे क्या करेंगे लास्ट में करेंगे,
ये आप ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे ये वाला सवाल है सेकंड नंबर का, अभी 1 से 1.5 लाइन के सवाल है, फिगर भी दे रखी है, तो यू कैन ट्राई इट कि साथ के साथ हो सकता है मैं कर लूं। जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में दे रखा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें ए बी हमें दे रखा है यहाँ पे 15, हमें यहाँ पे ए सी दे रखा है 9, और यहाँ पे एडी दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर है बीसी पे, ए डायमीटर है, तो हमें बताना है रेडियस क्या होगा। अब ये फिगर देख के थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, अब जिसको फॉर्मूला पता है उसके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो कर ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को एग्जाम टाइम में। अब फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये अगर मेरे को डायमीटर दे रखा है तो आप कहेंगे सर कुछ रेडियस भी रहा होगा इसका, ठीक है, तो सेंटर अगर ये मान लो तो मैं मान लेता हूं ये रेडियस रहा होगा। और हमें पता है कि इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है एक पर्टिकुलर ट्राइंगल का, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 4 इनटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ साइड्स एबीसी अगर मैं मान लूं तो प्रोडक्ट ऑफ साइड क्या होगा मेरे पास 15 इनटू में 9, और बीसी मेरे को दे नहीं रखा तो उसे मैं फिलहाल ऐसी एक्स मान लेता हूं। और अगर 4a की बात करूं, 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। क्या ये बेस है मेरा, है, हाइट क्या है 6 है, तो बेस क्या है मेरे पास यहाँ पे ये मैंने x माना है, तो ये x हो गया, और हाइट कितनी हो गई मेरे पास 6 हो गई, और हाफ से मल्टीप्लाई नहीं किया था तो ये हो गया मेरा एरिया। सोल्व करके अपना आंसर निकाल लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे x से x चला गया, और यहाँ पे ये 3 हो गया, 3 से 3 कटेंगे 3 बचेगा, ये वाली वैल्यू 1545/4 दैट इज 11.25। ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या गया आंसर। अब ये जिसको फॉर्मूला पता था उसके लिए डुएबल था साथ के साथ, वरना जिसको हल्की सी भी कंफ्यूजन हो रही है, अगर आपको सोचना पड़ा एग्जाम में कि ये क्वेश्चन को कैसे करना है तो आपको इसे स्किप करके आगे बढ़ जाना था। अगला सवाल हमारे पास देखो, अगेन इजी वन, कि साइन अल्फा का मान दे रखा है, साइन बीटा का मान दे रखा है, हमें साइन अल्फा इनटू में 10 2 बीटा। जिसने हायर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी उसे क्वेश्चन को वो आगे बढ़ सकता है स्किप करके, वरना आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइन अल्फा मेरे को दे रखा है 11/16, मेरे को 10 अल्फा इंटू 10 बीटा चाहिए, तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और मेरे पास 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 10 अल्फा मेरे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ही है। 1161 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं 60 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा बेस हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे वैल्यू आ गई मेरे पास परपेंडिकुलर इज 11 एंड बेस इज 60। अच्छा, जब आपने साइन अल्फा में 11 देखा और यहाँ पे देखा 10 अल्फा इंटू समथिंग है, तो 10 अल्फा में भी परपेंडिकुलर आएगा, साइन अल्फा में भी है। क्या मेरे दिमाग में छोटी सी चीज चलेगी कि जो मेरा आंसर हो सकता है इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि वो 11 का मल्टीपल हो, अगर हायर ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़ रखा। और अगर 11 का मल्टीपल 4 ऑप्शन में ढूंढने जाऊं तो मेरे पास क्या होगा, एक ही ऑप्शन बचेगा कि भाई यही मेरा आंसर होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम आंसर कर देते हैं और उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू में लगा देते हैं कि अगर मेरे को डिटेल में बाद में का टाइम बचा तो मैं डिटेल में पूरा सोल्व करके देख लूंगा, लेकिन अभी मेरे फर्स्ट इंप्रेशन से क्या जा रहे हैं कि भाई ये वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, अभी मैं आगे बढ़ जाता हूं। ये चीज भी कर सकते हैं। समझ आया नहीं आया, क्योंकि चांसेस कम है कि आगे जाके डिनोमिनेटर में कहीं मेरे को 11 मिले और इसे काट पाए, और ऑप्शन में 11 का मल्टीपल दिख भी रहा है। डन, 11 एक प्राइम नंबर भी है। बाकी आप सोल्व करेंगे तो सोल्व तो आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं, जैसे साइन बीटा आपको दे रखा है 817, इससे क्या मैं 10 बीटा निकाल सकता हूं। ये अगेन परपेंडिकुलरिटीज, बेस क्या होगा 8 और 17 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं 15 के साथ, तो ये आ गया। और 10 स्क्वायर बीटा अगर मैं निकालूंगा तो यहां पे लिख लेता हूं, तो ये होता है मेरे पास 210 बीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा। तो ये वाली वैल्यू सोल्व करेंगे आप तो 16/15 है, नीचे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, और डिवाइडेड बाय 15 स्क्वायर, तो एक 15 से तो ये 15 एलिमिनेट हो जाएगा। आप देखेंगे 15 इंटू 16 करूंगा तो ये वाली वैल्यू तो आ गई मेरे पास 240, और यहाँ पे 225 में से 64 घटाना है तो 1 और ये 16। अब इसको और इसको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 60 से 240 कटेगा तो 4, 11 इंटू में 4 44 डिवाइडेड बाय 161। समझ आया आप लोगों को, ठीक है। अभी जो ज्यादा मुश्किल सवाल पढ़ रहे हैं वो मैं छोड़ के चल रहा हूं। जैसे ये वाला सवाल है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, 3 लाइनों का सवाल है। अब आपके दिमाग में ऊपर डिपेंड करता है आपके टॉपिक की पकड़ कितनी है। अगर टॉपिक की पकड़ ठीक ठाक है तो साथ के साथ करने वाला सवाल है। कहता है एक फ्लैट पे 20% ऑफर चल रहा है और
सॉरी, एक स्टोर पे ना फ्लैट 20%, मतलब सीधा 20% का तो ऑफर ही चल रहा है डिस्काउंट का एक तरीके से, और हर 10 आर्टिकल पे क्या हो रहा है, 4 आर्टिकल को फ्री दिया जा रहा है। इसके बाद भी अगर शॉपकीपर को 30% का प्रॉफिट होता है तो हमें बताना है मार्कअप परसेंटेज क्या रहा होगा, राइट। तो मार्कअप परसेंटेज का मतलब है कि एमआरपी कितने प्रतिशत ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो कैसे करते हैं, आप कहेंगे सर मेरे पास एमआरपी जो भी है मैं उसे मान लेता हूं, हमने 20% का फ्लैट डिस्काउंट दिया, 20% होता है 1/5, तो 5 पे 1 का दे दिया तो यहां पे आ जाएगा 5 और यहां पे वैल्यू हो जाएगी 4, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कहता है कि 4 आर्टिकल फ्री दिए जा रहे हैं 10 आर्टिकल पे, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है दुकान से कितने आर्टिकल गए, 10 + 4 14 आर्टिकल्स गए, पैसे कितने के चार्ज किए, 10 के चार्ज किए, तो मैं कहूंगा यहाँ पे 14 और 10, 14 आर्टिकल का एमआरपी होगा, चार्ज करेंगे 10 के। तो ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे भी ये कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, 30% का प्रॉफिट कमा पा रहे हैं कोस्ट प्राइस पे, तो कोस्ट प्राइस पे 30% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 130%, मतलब 13/10। मैंने क्या करा, दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वेट कर दिया इस तरीके से। अब यहां से कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगी और उससे हम परसेंटेज मार्कअप बता सकते हैं। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे 5 से काटूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2, और अगेन अगर 2 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 7। आगे कुछ जा रहा है मेरे पास, नहीं जा रहा, तो यहां पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ये 13 इंटू में 7 91 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 40 हो गया, और ये कॉस्ट प्राइस को आप यहाँ पे लिख सकते हैं C। तो कितना ज्यादा हो गया, आप कहेंगे सर 51 ज्यादा है कितने पे, 40 पे, तो परसेंटेज मार्कअप 51 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100%, दिस विल बी योर आंसर। अपना सोल्व करके बता सकते हैं, वरना आप जैसे यहाँ पे आपने देखा था ना 41 और 50, आप कहेंगे सर 100 से थोड़ा सा ज्यादा, 100 से थोड़ा सा ज्यादा कितना होगा, 127.5, 150 तो बहुत ज्यादा हो गया, इसका 150% कितना होगा, 40 का 60 बनेगा, कम है उससे, और 225 बहुत ज्यादा हो गया, और इसका अगर 133.3 करेंगे तो 40 का 1/3 करूंगा तो 13 नहीं बन पाएगी, इसमें 13 तो बढ़ ही नहीं रहा 51 तक जाने में, 11 ही बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। वरना पूरा सोल्व कर लो इसे, तब भी आपको क्या मिल जाएगा, 127.5। और देखो ये आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीज डायरेक्टली दिखने लग जाएंगी। जैसे आपने 51/40 देखोगे ना, आपके दिमाग में आ जाएगा भाई चारों ऑप्शन में मेरा यही आंसर मैच कर सकता है। और ये चीजें प्रैक्टिस से होगी, कोई चीज सिखा नहीं सकता कि ये ऐसे कैसे होगा। अगला सवाल, अब देखो ये वाला सवाल ऐसा है, किसका, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पे प्रोपोर्शनैलिटी का। इसमें काफी लोगों ने ट्राई किया होगा क्योंकि जनरली इजी रहते हैं, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया बस हमने कि थोड़ी मेहनत करवा दो, आपको बेसिक कंसेप्ट चेक कर लिए कि क्या बेसिक्स आपको पता है इस क्वेश्चन के। ठीक है, कहता है y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x + 4 के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा सकता हूं मैं, मैंने कहा k1, और ये आ जाएगा x + 4 के बराबर। उसके बाद कहता है अगर x2 है y तो y 6 होगा, अगर x2 है तो y क्या होगा, 6 होगा। आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 + 4 6, और ये 6, तो k1 का मान क्या आ जाएगा, 6/6 डेट इज 1। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया मेरे पास यहाँ पे 1। आगे कहता है x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के, तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k2 मान लेता हूं, और यहाँ पे आ जाएगा 1/z। z क्या है, 8 है, अगर हम x को 4 कर दें, x को 4 कर दिया तो z को 8 करना पड़ेगा, और ये कर दिया तो k2 का मान यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8 4 जा 32। आगे कहता है रिलेशनशिप बता दो y और z के बीच में क्या होगी। ठीक है, और यहाँ पे किसकी फॉर्म में पूछा है, y और z के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप हमें निकालने को कहा गया है। तो y तो मेरे पास किसके बराबर हो गया, यहाँ पे k1 का मान रख दूंगा, सॉरी y और z के बीच में निकालना है, तो x y क्या हो गया, x + 4 हो गया, तो x का मान y की टर्म्स में अगर आप निकाल लेंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, y - 4 आ जाएगी।
ये हो गया मेरे पास x। यहां से x का मान अगर मैं z की फॉर्म में निकाल लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आप कहेंगे सर x बराबर हो गया k2 का मान कितना है मेरे पास 32, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय z। ठीक है, x यहाँ पे इसके बराबर है, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो तो आप कहेंगे सर y माइनस 4 किसके बराबर 32 डिवाइडेड बाय z के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो z y माइनस 4 किसके बराबर 32 के बराबर। CGL 2024 टीयर 1 में इसी तरीके का एक प्रोपोर्शनैलिटी का बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया था, मैंने आपको अलग से भी कराया हुआ है। तो हमेशा ये मत सोचिए जो बेसिक टाइप्स आप पढ़ चुके हैं सब कुछ उसमें से आएगा, एग्जामिनर थोड़ी चीजें मॉडिफाई कर सकता है और अगर कुछ मॉडिफाई होगा तो आपके जो बेसिक है कि किस तरीके से चीजें चलती हैं उसकी नॉलेज आपकी टेस्ट होगी। ये वाला सवाल CHSL में पूछा जा चुका है 2024 टीयर 1 में सेम डेटा के साथ। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, मतलब सेम ग्राफ था, हालांकि जो हमने क्वेश्चन पूछा वो थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया। यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं सेक्शन A, B, C और D के अंदर, इसमें जो दोनों में फेल हुए हैं, फेल्ड इन साइंस बट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, पास्ड इन साइंस बट फेल्ड इन मैथमेटिक्स और पास्ड इन बोथ, ये डेटा दे रखा है। ठीक है, क्लास 9 के सारे स्टूडेंट्स ने सेक्शन में बांटा गया है, हमें बताना है कितने % लोग हैं सेक्शन A के जो एग्जैक्टली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं। ठीक है, अब सेक्शन ए पे आ जाते हैं, बाकी डेटा से हमें कोई मतलब नहीं है। सेक्शन ए के कितने स्टूडेंट्स जो एग्जैक्टली वन, तो ये साइंस और मैथ दो ही सब्जेक्ट है, साइंस में फेल है, मैथ्स में पास है, तो एक में पास हो गया एग्जैक्टली वन में, ये साइंस में पास है लेकिन फेल है मैथ्स में, तो ये भी एग्जैक्टली वन हो गया। तो जो कि एग्जैक्टली पास होने वाले किसी एक सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 14 + 7 है। अच्छा, टोटल स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो जब हम बनाते हैं, अगर मैं बॉक्स में रिप्रेजेंट करूं तो मैंने बना लिया, देखो साइंस में पास होने वाले बच्चे और यहां पे मैंने बना लिया मैथ्स में पास होने वाले बच्चे। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं देखूं पास्ट वो बच्चे जो पास हुए हैं साइंस में बट फेल हो गए मैथमेटिक्स में, तो साइंस में पास होने वाले बच्चे और मैथ्स में फेल होने वाले बच्चे ये हो गए 7, वो ये वाले एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। वो बच्चे जो मैथ्स में पास हो गए लेकिन साइंस में फेल हो गए तो वो हो गए मेरे पास 14, वो किस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। वो बच्चे जो दोनों में फेल हो गए वो किस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, इधर जो पास नहीं हो रहे 24, और वो बच्चे जो दोनों में पास हो गए वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, इधर 63। इन सब का अगर मैं सम कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हमें इन चारों को सम करना पड़ेगा, 21 और 24 45 और ये 63 108, ये हो गया टोटल स्टूडेंट्स, और इनटू में 100% करना पड़ेगा। बढ़िया सवाल था अपने आप में, बच्चों को लगता है सिंपल है, जब करते हैं सीधा कुछ बच्चे 21 निकालेंगे और सोचेंगे 21% आंसर मिल जाएगा, नहीं, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी निकालने पड़ेंगे और तब जाके क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा। ये वाली वैल्यू आई मेरे पास 21। ठीक है, अब यहाँ पे 2100 डिवाइडेड बाय 108, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, आपको पता है यार 108 से अगर मैं करता हूं 2 जा तो 216 चला जाएगा, तो 2 तो जा नहीं पाएगा, 2 से पहले कुछ आएगा, एक ही ऑप्शन है जो 2 से कम है, डेट इज 19, तो 19.44% ही आंसर होगा, बाकी तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था अपने आप में। और इस तरह के सवाल, हालांकि जब इस तरह की चीजें दे देना कि वेन डायग्राम वाला पार्ट चले तो आप लास्ट के लिए ही छोड़ो। ठीक है, उसमें कई बार मुश्किल हो जाती है, गलत चीजें दिमाग में आ जाती हैं। ये वाला सवाल, अब देखो अब तक हमने कुछ सवाल करे जिसमें कुछ % लोग ही क्वेश्चन को सही कर पा रहे थे। ठीक है, ये ठीक ठाक सवाल थे, आप ये मान के चलिए। अब तक एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, अभी ये वाला भी करवाई देता हूं साथ के साथ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास एक इलेक्शन के अंदर 3 कैंडिडेट है, A, B और C। 10% जो एलिजिबल वोटर्स हैं उन्होंने वोट ही नहीं किया। जिन्होंने वोट किया उसमें से 40% ने A को दिया, 35% ने B को और रिमेनिंग 25% ने C को। तो मैं डायरेक्टली वहां से स्टार्ट कर देता हूं जहां से लोगों ने वोट दिया। जो वोट्स पोल्ड हैं टोटल या वैलिड वोट्स हैं जो, वो मैं मान लेता हूं 100% है, और इन 100% में से आप देखेंगे A को मिले 40, B को मिले यहां पे कितने 35 और C को मिले रिमेनिंग 25। अब कहता है कि 35% जो A को मिले और 25% जो B को मिले वो इनवैलिड हो गए।
इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने रह जाएंगे? आप कहेंगे सर 35 इनवैलिड हुए, ए के तो वैलिड रह जाएंगे 65%। तो इसका आप 65% क्या होता है? 13/20। तो 40 इंटू में 13/20, ये हो गया इसका। बी के इनवैलिड हुए 25%, तो वैलिड कितने होंगे? आप कहेंगे सर 75%। 75% कितना होता है? 3/4। इसके वैलिड वोट्स हो गए इतने, ठीक है। सी में कोई चेंज नहीं है। बी को 125 वोट ज्यादा मिले हैं ए से, तो इन दोनों का डिफरेंस है 125। हमें बताना है कितने वैलिड वोट सी को मिले, हमें 25 का मान बताना है। इन दोनों का डिफरेंस 105 के बराबर दे रखा है। अब एक दिमाग में तो ये आता है 25 का मल्टीपल मेरा आंसर होना चाहिए था, लेकिन सारे ही ऑप्शंस 25 के मल्टीपल है तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो सोल्व कर लेते हैं आप इसे। आप कहेंगे सर यहां से काटूंगा 2, लेकिन डिनोमिनेटर में 4 है तो यहाँ पे भी 4 ले आते हैं और इंटू में 4 कर लेते हैं। 13 इंटू में 8 कितना हो गया मेरे पास? 104। ये वाली वैल्यू 105, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1/4 बचेगा। तो मैं कहूंगा ये 1/4 किसे रिप्रेजेंट करता है? 105 को रिप्रेजेंट करता है। 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा? 420 को रिप्रेजेंट करेगा। और 25 किसे रिप्रेजेंट करेगा? 105 इंटू में 4, ये 125 था, सॉरी, रियली सॉरी, 125 इंटू में 4 इंटू में 25। 4 इंटू 25 तो 100 होता है, तो 12500। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर था। ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव था, लास्ट में करने वाला था। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ 5-6 क्वेश्चंस कर लिए, इसमें कुछ इजी थे, कुछ लास्ट वाले थे, कुछ ट्रिकी थे। चलिए अब सवाल आता है। देखो ये वाला सवाल अपने आप में 2 से 2.5 लाइन का है, रेशियो का है, इजी लग रहा है, साथ के साथ करने वाला सवाल। कहता है कि एक फादर और सन की जो एज है वो प्रेजेंट में 96 है। 9 साल पहले उनकी एज कितनी थी? 2:1 में थी। अच्छा 9 साल पहले चला जाऊं तो दो लोगों की अभी सम इतना है। 9 साल पहले सब दोनों का 9 घट जाएगा तो -9 करना पड़ेगा। 9 इंटू 2 को माइनस करूंगा तो बचेगा कितना? 78। अब 78 किस तरीके से बटा हुआ है भाई? ये 2 रेशियो और एक की है 1 रेशियो, कंबाइंड हो गया 3 रेशियो। 3 रेशियो 78 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 रेशियो आ गया मेरे पास 26 ईयर्स। हमसे पूछता है 12 साल के बाद उनके एजेस का रेशियो क्या होगा। तो अगर 12 साल बाद जोड़ना है तो 26 इंटू में 2, प्रेजेंट मतलब 9 साल पहले की जो एज है फादर की वो हो जाएगी यहाँ पे 52। अब 9 साल पीछे गए थे और 12 साल आगे जाना है, तो प्लस पहले तो 9 जो पीछे गए थे वो जोड़ेंगे और जो 12 साल आगे जाना है वो जोड़ेंगे। तो ये आ गई मेरे पास फादर की प्रेजेंट एज, और ऐसे ही आप सन की निकाल सकते हैं। ये होता है 26 + 9 + 12। ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 61 और 12 73, 26 35, ये आ गया 47। 73:47। कोई एक भी निकाल लेते हैं आप, जैसे 73 निकल गया था तो 73 प्राइम नंबर होता है, किसी से नहीं करता, तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी, मैं तब भी अपना आंसर ए मार्क कर सकता था। अगला सवाल हमारे पास अगेन आसान सवालों में से कहता है एक नंबर को अगर मैं 13 डिवाइजर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है कितना? 34। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूं मेरा डिवाइजर है ये, तो मैं कहूंगा कि जो नंबर बनेगा वो कोई क्वोशिएंट आएगा, फिर ये डिवाइजर हो गया और रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास? 34 बचा। तो पहला नंबर तो ये हो गया। सेम डिवाइजर से अगर मैं किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचता है 27। तो दूसरा नंबर क्या होगा? आप कहेंगे सर कोई अलग क्वोशिएंट आ जाएगा, डिवाइजर सेम है, क्वोशिएंट डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये मेरा आ गया नंबर 2। अब इन दोनों के सम को अगर मैं डिवाइड करता हूं सेम डिवाइजर से, तो मेरे को बताना है कि अगर रिमाइंडर 15 आ रहा है तो मेरा डिवाइजर क्या होगा। अब देखो जब सम को डिवाइड करोगे आप देखेंगे डिवाइजर से काटूंगा तो रिमाइंडर 0 देगा, ये भी रिमाइंडर 0 देगा। इन दोनों का सम करेंगे, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 61 को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 15। तो आप कहेंगे सर 61 में से 15 घटा दो तो कट जाएगा पूरा का पूरा। तो 61 में से अगर मैं 15 घटा देता हूं तो ये वाली वैल्यू बची मेरे पास 46। मतलब 46 एक ऐसी वैल्यू होगी जो मेरा डिवाइजर से कट जाएगी, है ना। तो मेरा डिवाइजर क्या हो सकता है? वो 46 हो सकता है, 46 का कोई भी फैक्टर। 2 से 46 करता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, और 13 हो सकता है, सॉरी, और 23 हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, और 46 भी हो सकता है। लेकिन
हमें हमेशा ये चीज पता है, रूल क्या होता है कि डिवाइजर हमेशा बड़ा होगा किससे, रिमाइंडर से। अगर डिवाइजर बड़ा होगा रिमाइंडर से, तो यहाँ पे रिमाइंडर 34 दिया है, तो मेरा डिवाइजर 34 से बड़ा होगा ही होगा। और 34 से बड़ा होगा तो मेरा 34 से बड़ा कौन सा वैल्यू है जो 46 को काट सके, वो सिर्फ 46 है, और यही आंसर आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मेरे को ऑप्शन से करना होता, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मैं इस कैसे मार्क करता, आप कहते हैं सर यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि एक नंबर को अगर किसी डिवाइजर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मिल रहा है 34। भाई अगर रिमाइंडर 34 मिल रहा है और मेरे से डिवाइजर पूछा गया, सीधी सी बात है 34 से बड़ा ही होगा मेरा आंसर। और 34 से बड़ा आंसर कौन सा है इस क्वेश्चन में, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ये दो ऑप्शन पे मैं क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से पहुंच सकता था, लेकिन मेरा आंसर नहीं आया, तो फिर भी मेरे को पूरा करना ही पड़ता। अगला सवाल मेरे पास, यहां पे हमें एक पाई चार्ट दे रखा है, तो बता रखा है एक दिन में एक आदमी कितना परसेंट टाइम किस किस सेक्टर पे अपना डिवोट करता है, कि रेस्ट कितना करता है, और ये सारी की सारी चीजें। तो अगर ये पाई चार्ट में दे रखा है और परसेंटेज में दे रखा है, तो आप कहेंगे सर कंप्लीट कितना होगा, ये 100% ही होगा। और अगर डिग्री मेजर मैं निकालता हूं तो 100% किसे रिप्रेजेंट करता है, 360 डिग्री, सेंट्रल एंगल यही बनता है। हमसे पूछा है कि रेस्ट सेक्टर में, जो रेस्ट सेक्टर है हमारा, इसमें जो सेंट्रल एंगल है ये कितना होगा। आप कहेंगे सर 1% 3.6 के बराबर आ जाएगा। 34% किसके बराबर हो गया, 34 इंटू में 3.6, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट पूछा है, अच्छा यूनिट डिजिट नहीं पूछ रहे। तो अगर अप्रोक्सीमेशन करना, देखो 34 और 36 क्या है, ये 35 से एक कम है, 35 से एक ज्यादा है। 35 का स्क्वायर आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, मेरे पास ये वाली वैल्यू होती है 1225, और 35 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बनेगा तो माइनस में 1, तो 122.4 बनेगा। नियरेस्ट टू एन इंटीजर क्या हो जाएगा, 122। दिस विल बी माय आंसर। चले आगे, तो कैलकुलेशन भी ब्रेक करनी सीखनी पड़ेगी आपको। अगला सवाल, अब देखो ये कंट्रोवर्शियल सवालों में से एक है कि मैं शॉक्ड हूं इस चीज को देख के कि काफी सारे टीचर्स इस तरह के सवालों पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, इतने बेसिक सवालों पे। ठीक है, अब देखो ये एनटीपीसी में पूछा गया था सवाल, एनटीपीसी का सवाल है 2025 में जो अभी एग्जाम्स हुए थे, 2024 वाले एनटीपीसी। क्वेश्चन में क्या कहता है कि राहुल ने ना के पास कुछ मार्बल्स हैं, ठीक है, इसने इक्वली 27 चिल्ड्रन में बांटे तो 17 मार्बल्स बच गए। उसने 19 चिल्ड्रन में बांटे तो 15 मार्बल्स बच गए। सॉरी, उसने 19 चिल्ड्रन में बांटे तो 9 मार्बल्स बचे, और 15 चिल्ड्रन में इक्वली बांटे तो 5 मार्बल्स बचे। ठीक है, अगर वो इक्वली 80 चिल्ड्रन में बांटता है तो उसके पास क्या आता है, कोई भी मार्बल नहीं बचता। तो हमें बताना है कि राहुल के पास इनिशियली कितने मार्बल थे, या राहुल के पास जो मार्बल थे वो किस रेंज में लाई करेंगे। आप कहेंगे सर राहुल के पास जितने भी मार्बल्स हों, वो अगर 80 चिल्ड्रंस में बांटता है कुछ भी करके, मतलब एक चिल्ड्रन को मैं मान लेता हूं के मार्बल देता है, तो उसके सारे मार्बल्स खत्म हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ मार्बल्स क्या होगा, 80 का मल्टीपल होगा। 4 ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं, ऑप्शंस में अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे 20 का गैप है, यहाँ पे क्या कहते हैं 10 का गैप है फिर से, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे फिर से मेरे पास 10 का गैप निकल के आ रहा है। तो हमें यह देखना है कि भाई कौन सी वैल्यू इनमें से होगी जो 80 के किसी मल्टीपल के आसपास होगी, है ना। आप देखो 0 सब जगह आ रहा है, तो 0 को यहाँ पे फिलहाल इग्नोर कर दूं, मैं सबको 0 हटा देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई 8 और यहाँ पे 5 1 की रेंज में चल रहा है। 8 का क्यूब सबको पता है क्या होता है, 8 का क्यूब तो सबको पता है 512 होता है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत तो नहीं है। अगर 512 8 का क्यूब होता है तो मेरे को पता है 80 से 5120 कटेगा। 5120 आप देखो इनमें से किसके आसपास आ रहा है, 51 की रेंज तो चली रही है, ठीक है। 5120 मेरा कटेगा 80 से, इसमें प्लस 80 कर दो वो भी कटेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5200। इसमें माइनस 80 कर दो वो भी कटेगा, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5040। भाई 5040 के आसपास की कोई है नहीं है, सारी वैल्यूज उससे बड़ी हैं, ठीक है। 5200 इससे छोटी हैं सारी की सारी वैल्यूज, तो मेरे पास 5120 की रेंज देख लो कहां पड़ रही है भाई, 5110 51
30 इसके बीच में ही तो पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते ही खत्म हो गया ये वाला। और ये आज की बात नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी 5 साल पहले मैंने एलसीएम एचसीएफ की क्लास डाली थी, तो उसमें भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से करो, कम से कम टाइम में हो जाएगा आपका। अगर डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे 2 ऑप्शन क्लिक कर जाते, मतलब 2 ऑप्शन सेम रेंज में आ जाते, तो फिर मैं क्या करता, इंडिविजुअली देखता कि भाई 27 चिल्ड्रन में बांट रहा हूं तो 17 मार्बल बच रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स मेरे पास कितने हो सकते हैं। पहला केस मेरा ये बनता है कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स भाई कह लो आप कि 17 27 में बांट रहे हैं ना, 27 इंटू x1 प्लस 17 इतने मार्बल्स हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, अगर बांट रहे हैं हम 19 चिल्ड्रन में तो 19 x2 प्लस 9 बच रहे हैं। अगर 15 चिल्ड्रन में बांट रहे हैं तो 15 x3 कितने मार्बल्स बच जा रहे हैं हमारे पास, 5 मार्बल्स बच जा रहे हैं। और अगर मैं 80 में बांट रहा हूं तो कुछ नहीं बच रहा, तो 80x। ये हमारी क्या हो गई, जनरल इक्वेशन बन गई। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए रिमाइंडर एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप देखेंगे कुछ चीज कॉमन निकालनी होती है हमें, हमारे पास क्या चीज कॉमन निकल के आ रही है। आप देखेंगे 27 में से अगर 17 को हटाऊं तो मेरे पास क्या बचेगा, 10। मतलब अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूं, अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर निकालता हूं 27 से डिवाइड करके तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 17। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूंगा तो 17 को अगर हम चेक करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर होता है उसमें से आप डिवाइजर को घटा दो, तो 17 में से 27 को अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ये नेगेटिव रिमाइंडर मिल जाएगा -10। ऐसे इधर भी मेरे पास क्या मिलेगा, नेगेटिव रिमाइंडर -9 माइनस 19 है ना, 5 माइनस 15, तो -10 रिमाइंडर मिल रहा है। तो मेरे पास जो नंबर की फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। आप कहेंगे सर नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 27y1 और उसके बाद माइनस में 10। नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 19y2 माइनस में 10। नंबर को ऐसे भी लिख सकता हूं 15y3 माइनस में 10। मेरा नंबर इस फॉर्म में है। तो अगर मेरे को एक्चुअली नंबर बताना है मेरा नंबर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर सब केस में क्या है, रिमाइंडर कांस्टेंट है। इन तीनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लूंगा 27, 19 और 15 का, और उसमें से क्या कर देंगे, -10 कर दूंगा, तो ये मेरा पहला नंबर बनेगा जो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, और ये हमारा 80 से भी घटना चाहिए। तो बाद में आप इसमें मान लो किसी k से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके 4 सारे नंबर्स बनेंगे। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि k की क्या वैल्यू रखें जिससे कि मेरा नंबर क्या हो जाए, 80 से भी कट जाए। ठीक है, तो वो बेसिक तरीका लंबा है। ठीक है, लेकिन इस तरह की क्वेश्चन में ये बेसिक तरीका अपनाया जाता ही नहीं है, तो बहुत लंबा हो जाता है। आपको डायरेक्टली ऑप्शन की मदद लेनी है और अपना आंसर कर देना है। ठीक है, अभी एनटीपीसी के बेस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा मैं सारे के सारे, तो उसमें ये क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में। इसके अलावा और भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करूंगा। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि जो 3 लोगों का जो एवरेज वेट है वो इतना है, फिर डी ने ज्वाइन कर लिया तो एवरेज वेट इतना हो गया, फिर ई ने करा, तो बहुत लंबी सारी चीजें चल रही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने में भी बड़ा है, करने में भी बड़ा है, तो ये लास्ट के लिए छोड़ना है। अगला सवाल हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे कहता है कि हमारे पास 840 ml क्या है, मिक्सचर है जिसमें 55% मिल्क है। कितना इसके अंदर मिल्क ऐड कर दें जिससे कि जो मिल्क की क्वांटिटी है वो हमारी कितनी हो जाए, 65% हो जाए। दोनों तरीके से, रेशियो से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे मेरे पास मिल्क है और इसके अलावा कोई दूसरी चीज होगी, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे से वाटर कर लेते हैं। तो 55% मिल्क है, 55% होता है 11/20, तो ये 11 होगा तो ये मेरे पास 9 होगा। हमें फाइनली कितना चाहिए, आप कहेंगे सर 65% चाहिए, तो वो तो 13, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या रह जाए, 7 रह जाए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मेरे पास वाटर तो चेंज नहीं हो रहा है, वाटर की क्वांटिटी हमें इक्वेट करनी पड़ेगी। तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 77 और यहाँ पे 63, यहाँ पे 63 और यहाँ पे मेरे पास 117 हो गया। टोटल क्वांटिटी कितनी है ये, अगर यहां से भी कर लेता मैं तो ये 20 इंटू में 7, 140 रेशियो। ये किसे रिप्रेजेंट करता है, 840 को रिप्रेजेंट करता है। तो एक रेशियो का मान मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया। हमें कितना वाटर मिल्क ऐड करना पड़ेगा जो रिक्वायर्ड रेशियो वो पाने के लिए, आप कहेंगे सर यहाँ पे ऐड करा हमने 40,
एक रेशियो मेरा 6 के बराबर है, तो 40 रेशियो कितना, 40 इंटू में 6, 240 के बराबर होगा। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? ये हो गया बेसिक, मतलब रेशियो मेथड। बेसिक से करना हो तो बेसिक से भी कुछ मुश्किल नहीं है, आप एक्स मान के भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर मेरे पास पहले क्या है, 55% है इसका 840 का, ये किसके बराबर, इतना मिल गया, इसमें x जोड़ दूंगा तो फाइनल मिल कितना बन गया, ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर 65% होना चाहिए। अब टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया मेरे पास, पहले 840 था, उसमें x को मैंने जोड़ दिया। इसे सोल्व करके आपको डायरेक्टली x बनाना है कि x का मान मेरे पास क्या आएगा। अगर ऐसे कर रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे देखो 840 कॉमन आ गया, 65% 55%, तो मैं कहूंगा 65 में से 55 घटाए 10% ऑफ 840, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये खाली x और 65%, x को क्या मान सकते हैं 100% x, 100 माइनस 65 करूंगा तो 35% x हो जाएगा। और सोल्व करके आप x का मान निकाल लो। यहाँ पे क्या बचा इस क्वेश्चन में, यहाँ से काटूंगा 2 और ये हो गया 7 से इसे काटूंगा तो ये वाली वैल्यू 120 इंटू में 240, दिस विल बी माय आंसर। ठीक है। अगला सवाल कहता है बहुत सिंपल सा कि जी सेंट्रोइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी का, जिसमें AB 12 है, AG की लेंथ बता दो। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जी सेंट्रोइड है, ABC है, तो AG क्या होता है उस पर्टिकुलर केस में, तो सर्कम रेडियस होता है अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। और अगर ये सर्कम रेडियस है मेरे पास, सर्कम रेडियस का मान हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल में पढ़ा हुआ है, ये वाली वैल्यू क्या होती है, ये होती है साइड अपॉन में √3। साइड कितनी दे रखी है 12 बाय √3 करेंगे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 4√3 आ जाएगी। तो ये तो पढ़ते ही करने वाला सवालों में से एक, 73% लोगों ने सही कर भी दिया। अगला सवाल हमारे पास कहता है ए और बी सेम साइड में खड़े हैं एक दीवार के, और एंगल ऑफ एलिवेशन को अगर दीवार की टॉप को ऑब्जर्व करते हैं तो 45 और 60 आता है। तो हमने कहा ये मेरे पास एक वॉल है, यहाँ पे ए है और बी, ठीक है। ए का 45 डिग्री एंगल है तो ए को पीछे रखना पड़ेगा और बी को यहां पे रखना पड़ेगा क्योंकि इसका एंगल 60 डिग्री है। टॉप ऑफ वॉल को देख रहे हैं एक साइड में। हाइट ऑफ वॉल हमें दे रखी है 60, तो हमें बताना है कि डिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना होगा। हालांकि इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी अवेलेबल होता है लेकिन वो याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से कर लो। ठीक है, आप कहेंगे सर 45 डिग्री एंगल है तो मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस बराबर होता है, 1:1 होता है 45 डिग्री में, है ना। तो ये 60 है तो ये वाली दूरी भी कितनी हो गई, 60 हो गई। 60 डिग्री में क्या होता है, अगर ये वाली साइड मेरे पास 1 होती है तो ये √3 रेशियो होती है। तो अगर √3 इसके बराबर है तो 1 कितना हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा। आपको इसका मान बताना है कि ये वाली वैल्यू क्या होगी। तो 60 माइनस 20 √3, 60 माइनस 20 √3 में 20 को कॉमन ले सकते हैं तो मेरे पास 3 माइनस √3 बचेगा। √3 क्या होता है 1.732, अगर मैं 3 में से घटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा 1.268 और इंटू में 20। अब देखो ये मत भाई, 2 से 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 24 आएगा, 24 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी, 27 तक तो जाएगी नहीं, 25.32 ही बनेगा। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। चले आगे। कहता है हमारे पास एक टेबल दे रखी है जिसमें 7 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं करिकुलर एक्टिविटी में। तो जो करिकुलर एक्टिविटीज है वो 4 पार्ट में बांट दी, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्टिविटी 3 में पार्टिसिपेट किया है। अब इन सब का सम करना है, बहुत सिंपल वैल्यू जो सभी लोगों ने कर लिया होगा इसलिए ज्यादातर लोगों ने करेक्ट भी करा है इसे। 100, 150, 550, 625, 725, 1225 और 1425। सॉरी, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है, देखो 4 लाइन का क्वेश्चन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जनरली लास्ट के लिए छोड़ दोगे तो ठीक है क्योंकि लंबे क्वेश्चन तो लास्ट के लिए ही छोड़ने होते हैं। अभी क्योंकि मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं करा देता हूं कि एक कार की जो कॉस्ट है वो 150% ज्यादा है मोटरसाइकिल की कॉस्ट से। तो मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया। 150% क्या होता है 3/5, 3/2 होता है। तो 2 थी तो इसमें 3 जोड़ दो, कार की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। आगे कहता है कि भाई जो मोटरसाइकिल का प्राइस है
वो कितना बढ़ गया, 30% से बढ़ गया, और जो कार का प्राइस है वो 30% से डिक्रीज कर गया। तो हमें बताना है टोटल कॉस्ट में क्या फर्क पड़ेगा, 1 कार एंड 2 मोटरसाइकिल। तो भाई अगर मैंने कॉस्ट प्राइस का रेशियो ये माना था, तो आप यहीं से करो कि भाई एक कार की कीमत है 5 रेशियो। अब कितनी मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, 1 कार एंड 2 मोटरसाइकिल, तो 2 मोटरसाइकिल की करेंगे तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो मैं कह सकता हूँ भाई मेरे पास ये होगी कीमत। तो ओरिजिनल कीमत तो 4 + 5 9 ही हो जाएगी, है ना। और अभी चेंज कितने का आएगा वो हमें निकालना है कि फाइनल वैल्यू क्या बनेगी। आप कहेंगे सर यहाँ पे इसका 30% वैल्यू बढ़ी है, तो इंक्रीज कितने का हो गया, 4 का 30% कितना होता है 1.2, यहाँ पे 5 का 30% गिर गया, 30% कितना होगा 5 का 1.5। तो नेट अगर मैं देखूं तो कितने का चेंज आ गया, -1 0.3 का चेंज आ गया, कितने पे 9 पे। तो 0.3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में 100% कर देंगे और यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर, 30 डिवाइडेड बाय 9 10/3 मतलब 3.33 आएगा। और ये क्या आएगा, क्योंकि नेगेटिव था तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी वैल्यू कैलकुलेशन कुछ नहीं है, सिंपल इस तरीके से हो जाते हैं ये सवाल। ठीक है, इसमें डेविएशन कंसेप्ट भी यूज हो जाता है। ठीक है, मुश्किल वैल्यू जो होती तो मैं डेविएशन से भी करा देता, ये सिंपल था तो ऐसे ही कर दिया। कहता है एक रूम की जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है वो 15 10 और 8 है। हमें बतानी है कि अगर उसकी वाइट वॉशिंग करनी है वॉल्स की और छत की 9.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो कीमत कितनी लगेगी। अब आप बताओ, मेरे पास जो कॉस्टिंग होगी वो आप कहेंगे सर मीटर में बाकी सारी चीजें दे रखी हैं तो एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, और 9.5 के हिसाब से है पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी। आप कहेंगे सर 9.5 को ब्रेक कर लो, ये 19.2 होगा, और इनटू में एरिया, ये वैल्यू आएगी जो भी मेरे पास वॉल का एरिया है, सीलिंग का एरिया आएगा। मेरा आंसर जो होगा वो 19 का मल्टीपल होगा। अब 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, अगर आपको 19 का टेबल आसानी से याद है तो चारों में वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। अगर एक ही ऑप्शन 19 का मल्टीपल है तो आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा। जैसे आप 19 को अगर आप इससे करके देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, क्या ये वाली वैल्यू मेरी 19 से कट रही है, नहीं कटेगी। क्या ये वाली वैल्यू मेरी 19 से कटेगी, ये 19 से कट रही है। क्या ये वाली वैल्यू मेरी 19 से कटेगी, ये नहीं कटेगी। क्या ये वाली वैल्यू मेरी 19 से कट रही है, ये वाली भी नहीं कटेगी। तो एक ही ऑप्शन है जो 19 से डिविजिबल है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गिवन आपको 19 का टेबल आना चाहिए, और इसमें अगर 2 ऑप्शन रहते तो हमारा टाइम वेस्ट भी हो सकता है, तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। ठीक है, या 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकती है, तो पूरा आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर हमें क्या करना है, एक मेरे पास सिलेंड्रिकल रूम इस तरीके का है, तो जब हम इसमें पेंटिंग करने की कोशिश करेंगे तो कहाँ पे वॉल्स पे होगी और सीलिंग पे होगी। तो कहाँ पे पेंटिंग नहीं होगी, ये वाले एरिया पे नहीं होगी, है ना। तो बेस को आप हटा सकते हैं, तो आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस को माइनस कर दो तो आपको एरिया मिल जाएगा, वरना आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स में सीलिंग को ऐड कर दो तब भी आपको एरिया मिल जाएगा। तो आपके ऊपर है। तो मैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है 2HL + B, और एरिया ऑफ सीलिंग अगर मैं निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी LB। इतना करना है, यहां से एरिया मिलेगा और इसमें 19/2। तो मेरे पास यहाँ पे हाइट है 2H 16, L + B 25 प्लस LB 150। 16 को 25 से करेंगे तो ये आ गया 400, 550 डिवाइडेड बाई 2 275 इंटू में 19, और ये वाली मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं सोल्व कर ही चुका हूं, तो 5225 ये है। अगला सवाल देखो, सिलेंडर्स दे रखे हैं C1 और C2, इनकी वॉल्यूम इक्वल है, हाइट का रेशियो दे रखा है, तो रेडियस का रेशियो बताना है। अरे भाई सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, πr² होती है। ठीक है, अगर वॉल्यूम इक्वल हो गई तो आप कहेंगे सर πr² H2, ये बराबर हो जाएगा, और ये बराबर हो गया तो पाई से पाई कैंसिल। अगर हमें हाइट का रेशियो दे रखा है तो रेडियस का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चला जाएगा, रेडियस दे रखा होता तो हाइट का इनवर्सली, बाकी स्क्वायर वगैरह देख लेना। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हाइट 1 डिवाइडेड बाय हाइट 2, ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर रेडियस 2 डिवाइडेड बाय रेडियस 1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा।
हमें रेडियस का ही बताना तो इन्वर्स करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, पहले हाइट का दे रखा है 3/5, तो रेडियस 2 बाई रेडियस 1 क्या आएगा, √3/√5, और रेडियस 1 बाई रेडियस 2 क्या आएगा, √5/√3। दिस विल बी माय आंसर। और ये ओरली विदाउट पेन करने वाला सवाल था, साथ के साथ करने वाला सवाल था। कहता है कि भाई मेरे पास यहाँ पे इस फिगर में दे रखी है एक तरीके से, इसमें दो सेंटर्स के बीच की दूरी बतानी है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये वाली दूरी क्या होगी। ये बेसिकली आपका रेडियस दे रखा है, ये भी आपका रेडियस दे रखा है, और ये हमें क्या दिख रही है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिख रही है। आपको पता है ये इन रेडियस का डिफरेंस और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, आपस में ट्रिपलेट बनाते हैं। कौन ट्रिपलेट बनाते हैं, मैं फिर से लिख लेता हूं, इसे मैं लिख लेता हूं DCT कोमा R माइनस R कोमा डिस्टेंस जो ये D मान लिया, ये आपस में क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। और अगर आप ट्रिपलेट बनाते हैं तो इसमें हाइपोटेन्यूस का काम कौन करता है, डिस्टेंस करता है इन दोनों के बीच का। तो 11 में से 3 गया तो बचा मेरे पास ये 8, ये दे रखा है 15। किसके साथ ट्रिपलेट बनाएंगे, ये 17 के साथ बनाते हैं। विदाउट पेन करने वाला सवाल था, 17 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसलिए बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर कर भी दिया था। वरना बेसिक फॉर्मूले पे आप फंसोगे तो वो तो बहुत फिर लंबा चला ही जाता है। बेसिक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ये होता है, रूट में हमारे पास जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर माइनस में r माइनस r का होल स्क्वायर। अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछ लें तो वो होता है डिस्टेंस के बीच का स्क्वायर माइनस r प्लस r का होल स्क्वायर। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल कहता है ट्रायंगल PQR है, एंगल Q 90 डिग्री है, बना लेते हैं। चलो PQR, एंगल Q 90 हो गया। M और N क्या है, मिड पॉइंट्स हैं PR और PQ के। QM और RN इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। हमें बताना है लेंथ ऑफ RN। अगर हमारे पास QR क्या हो 10 हो, ये 10। अब देखो ये वाला सवाल जब इस तरीके का सवाल एग्जाम में आ रहा है ना, तो आपको छोड़ के ही चलना पड़ेगा। आप अगर ये सोचें कि मैं खुद दिमाग लगा लेता हूँ, ऑन द पॉइंट नहीं होगा, लास्ट में टाइम बचेगा तो ही कर पाएंगे, या फिर पहले बिल्कुल एज इट इज जिस तरीके का सवाल कर रखा होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा ये सवाल। ठीक है, तो अभी कर रहे हैं, मैंने पूरा पढ़ ही दिया तो कर भी लेते हैं साथ के साथ। अगर मेरे पास ये M और N मिड पॉइंट थे तो मेरे को इसमें क्या चीज समझ में आई, आप कहेंगे सर ये हाइपोटेन्यूस है मेरा। हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट क्या होता है मेरे पास, ये सर्कम सेंटर भी होता है। सर्कम सेंटर है तो मैं कहूंगा ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो मेरे पास ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक ये भी रेडियस हो जाएगी, है ना। अगर इतना पार्ट आपको क्लिक कर दिया तो अब क्वेश्चन में ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, आप बस ये सोचा करो कि कहां क्या हो रहा है। हालांकि ये और ये भी इसके बराबर दे रखा है। चलिए अब हमारे पास, क्योंकि ये मीडियंस हैं तो मीडियंस 2:1 में बांटती हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2a और इसे लिख सकता हूं a, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अगर मैं इधर मीडियंस ये 2:1 में अगेन बांटेंगे तो इसे 2b लिख सकता हूं। ध्यान रखना वर्टेक्स से सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड बनेगा। वर्टेक्स से सेंट्रोइड 2 होता है और जो साइड तक जाता है वो 1 होता है, तो ये हो गया b। क्लियर, अब सोल्व करना है। एग्जाम टाइम में करने वाले सवालों में से ये नहीं। पहली चीज तो आपको दिख रही है 90 डिग्री पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मेरे पास 2a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर, 10 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कौन सा, ये ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास यहां से ये 2b है, सॉरी 2a 2b, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 4 कॉमन आ जाएगा बाहर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये 100 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो 25 यही बचेगा, है ना। दूसरा मेरे पास एक ट्रायंगल मेरे पास ये बन रहा है, इसमें भी क्या है 90 डिग्री का एंगल है, दिख नहीं रहा हालांकि फिगर में। तो आप कहेंगे सर ये हाइपोटेन्यूस हो गया, एक बेस और एक परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आप कहेंगे सर दिस साइड स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, या फिर कह सकता हूं a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, 3a स्क्वायर के। तो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 4b स्क्वायर
और यहाँ पे 9 माइनस 1 8, तो 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 8a स्क्वायर, और यहां से b स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस a स्क्वायर। ये मेरे पास रिजल्ट निकल के आया। हमें 3b का मान बताना है, हमें मान बताना है 3b का। तो b का निकालेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर को मैं b स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूं और यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो b स्क्वायर बाई 2 प्लस b स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया मेरे पास 25 के। 3b स्क्वायर किसके बराबर हो गया 25 इंटू में 2, ये 50 के बराबर हो गया। b स्क्वायर हो गया यहाँ पे 50 बाई 3। हमें क्या बताना है 3b बताना, तो b का मान आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे रूट में 50 बाई रूट 3, और 3b का मान बताना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये रूट 3 बनेगा और ऊपर आ जाएगा रूट में 150। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगला सवाल कहता है 9 आदमी और 4 औरतें मिलके एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी का काम एक दिन का m मान लिया, विमेन का w मान लिया, ये हो गया मेरा टोटल वर्क। ऐसे करते हैं ये सवाल। फिर कहता है 12 आदमी और 4 औरतें मिलके सेम काम को कर सकते हैं 7 दिन में। तो आप बता दो यहाँ पे 8 वीमेन को कितने मैन असिस्ट करें जिससे कि काम हो जाए मेरे पास 13 1/2 मतलब 27/2 डेज में। तो कुछ नहीं किया मैंने, बस टोटल वर्क को यहाँ पे इक्वेट करता चला गया। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल, ये भी टोटल। सबसे पहले हम इन दोनों से मैन और वीमेन की एफिशिएंसी का रेशियो फिर एक जगह पुट करके वहां से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। आता है सबको। कैसे करेंगे देखो, मन मन में कैलकुलेशन करनी है। 9 9 जा 81 और ये होगा मेरे पास 84। तो बचेगा कितना मेरे पास 3 मैन। 36 28 तो 8 वीमेन। मैन रेशियो वीमेन कितना आ गया 8:3। मैन की जगह 8 रख देना है, वीमेन की जगह रख देना है 3। तो टोटल वर्क कितना हो गया 9 8 जा 72 प्लस 12 84 इंटू में 9, ये हो गया टोटल वर्क। और ये इधर भी बराबर होना चाहिए। तो 8 3 जा 24 प्लस 8x इंटू में 27 डिवाइडेड बाई 2। सोल्व करके अपना आंसर हमें बता देंगे। यहाँ पे 9 से काटूंगा तो ये 3 आ जाएगा, 3 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू 28 आ जाएगी। 28 इंटू में 2 56 माइनस 24 32 डिवाइडेड बाई 8, एक्स का मान आ गया 4। ठीक। अगला सवाल कहता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 15,000 रुपीज पे x% पर एनम के हिसाब से 2 साल का, वो इतना है जब हम कंपाउंडेड ईयरली कर रहे हैं। हमें बताना है कि सेम सम पे 1.5 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जिसके कंसेप्ट वीक है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो लास्ट में करे। जिसके ठीक ठाक है तो वो साथ में भी कर सकता है, लेकिन आपको फास्ट सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमें टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 2 साल का, इतना मिल रहा है, कितने पे इतने पे। तो इफेक्टिव रेट निकाल लो। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 2496 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू में 100%, ये 2 साल का टोटल रेट निकलेगा मेरे पास। तो आप कहेंगे सर ये 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट होंगी, यहाँ पे 150 से इसे काटना है, 15 से काट लो तो मेरे पास यहाँ पे 1 जा 6 जा, फिर हमारे पास पॉइंट, क्या यही आएगा टोटल रेट आया 2 साल का ये। और हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है 16.64। कब आता है जब आप कहते हैं सर 8% का 2 बार ब्याज लगे, है ना। ये चीज पढ़ी हुई है। अगर 8% का हो तो मेरे पास वैल्यू क्या होती है 2a, और फिर पॉइंट में a स्क्वायर ये लिखते हैं। ये तो बन रहा है 8 होगा तभी तो ये 16.64 आएगा। तो ये मैंने 16 देख के समझ लिया। और जैसे ये 16 की लाइन में जा रहा था ना, जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था तभी दिमाग में आ गया था कि यार 16 कुछ जा रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 8% होगा। ये प्रैक्टिस के बाद आपको समझ आती है चीजें, ये आपने याद कर ही रखा है कि भाई 6 है तो इतना आएगा, 7 होता तो 2 साल का कितना होता 7 2 जा 14, 7 का स्क्वायर 49%, 9 होता तो कितना होता, आप कहते सर यहाँ पे 0.81, 9 2 जा 18, है ना। ये चीजें देखते ही आपको पता चल जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है।
अब 8 हो गया 1 साल का। अब सेम पैसे को हम 1.5 साल के लिए हाफ ईयरली ब्याज पे देंगे, तो हाफ ईयरली में इंटरेस्ट कितना लगेगा? आप कहेंगे सर 8 का भी आधा कर लो, ये हो गया 4%। अब 4% 6 महीने का हो गया, तो 3 साइकिल लगेंगी, तो टोटल 4%, 4%, 4%, 3 बार इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे सर ये होता है 3r.2 स्पेसिस में लिखते हैं हम r3r² और बाकी के 2 स्पेसिस में लिखते हैं हम r3, है ना। तो 4 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो 64, 4 का स्क्वायर 16 इंटू में 3 48, और यहाँ पे 4 3 का कितना हो गया 12। इतना परसेंट का मेरे को मान बताना है, किसका? 15,000 का, और वही मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये क्या मेरे को पूरा निकालने की जरूरत है? भाई 4 ऑप्शन पे नजर तो डालो, कितनी दूरी दूरी पे ऑप्शन है। ये मेरे पास क्या बन रहा है? लगभग 12.5% बन रहा है अप्रोक्सीमेटली, उससे थोड़ा सा कम। 12.5 क्या होता है? 25/2 या फिर 1/8 कह सकता हूं मैं अप्रोक्सीमेटली। तो इसका 1/8 अगर मैं निकालूंगा, जो मेरे पास वैल्यू है, तो कितना जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे 8 से अगर भाग दे रहा हूं तो 2 से थोड़ा सा ही कम जाएगा, 2 टाइम्स नहीं जा पाएगा, उससे थोड़ा सा कम। तो 2 से थोड़ा सा कम, तो ये 1896 अप्रोक्सीमेटली। ये मेरा सबसे सेट बैठेगा, बाकी तो बहुत ज्यादा दूरी पे हो जाएंगे। तो 2000 से तो ऊपर जा ही नहीं सकता, और ये भी नहीं जाएगा, ये ज्यादा पीछे हो गया। ऑप्शन की अगर नजर ला लें तो 1/8 जिसका किसके आसपास होगा, उससे थोड़ी सी कम ही जाना है मुझे, 1/8 पे भी नहीं जाना, उससे भी जो आंसर आएगा 1/8 से उससे भी थोड़ी सी कम वैल्यू होगी, तो लगभग यही आंसर बैठ सकता है अप्रोक्सीमेशन से। ऑप्शन की मदद लो और क्वेश्चन को सोल्व करो। अगला सवाल हमारे पास ये है कि भाई एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस ऑफ बेस हमें दे रखा है 9, हाइट दे रखी है हमें 30। इसे क्या कर दिया? मिड पॉइंट से हमने इसे कट कर दिया पैरेलल टू बेस। तो हमें बताना है कि वॉल्यूम स्मॉलर पोर्शन की क्या होगी। जब हम मिड पॉइंट से काटते हैं तो हमारे पास क्या होता है? आप देखते हैं एक ट्रायंगल ये बनता है और एक ये पूरा बड़ा ट्रायंगल बनता है, जिसमें आप देखेंगे हाइट अगर आपस में बढ़ गई तो ये 1:, ये भी 1:, तो मैं कह सकता हूँ ये पूरा अगर यहां तक 1:, तो ये 2:। तो हाइट का रेशियो जो होगा 1:2 होगा। ये दोनों ट्रायंगल आपस में, ये छोटे वाला और ये पूरे बड़े वाला आपस में क्या बनते हैं? सिमिलर बनते हैं, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये कॉमन, तो सिमिलर होंगे, तो साइड्स का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। तो हाइट अगर इस तरीके से 1/2 हो गई, हाइट मतलब क्या हो गई? आधी हो गई, तो आप कहेंगे सर ये वाली दूरी 15 है। ऐसे रेडियस भी मेरा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास 9/2। और अगर मैं इसकी वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? वो कौन क्या होता है? 1/3 पाई r²h। पाई को 22/7 ले लो, और रेडियस का स्क्वायर दैट इज 9/2, और यहाँ पे हाइट कितनी है मेरे पास? दिस विल बी माय आंसर। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, ठीक है। तो आप अप्रोक्सीमेशन भी ट्राई कर सकते हैं कि भाई अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या बनेगी आंसर में, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेशन जब करना ना, सबसे सिंपल देखो, 7 या 21 और ये है 22, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं है। फिलहाल मैं इसे इग्नोर करके चलता हूं। तो मेरे पास जो कैलकुलेशन बचेगी वो बचेगी सिर्फ इसमें और इसमें, और मेरे को पता है ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो जो मैं निकालूंगा उससे थोड़ा सा बड़ा ही आएगा मेरा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? ये इसे पूरे को सोल्व करना है, तो 9 9 जा 81, 81 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 20.25, ठीक है, और इंटू में 15 इंटू 20 ही 300 होता है। ये इससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा ये, तो मेरा आंसर 300 से बड़ा आएगा। 300 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, तो और कोई हो ही नहीं सकता। ये छोटी छोटी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी एग्जाम में, वरना बेसिक से पूरी कैलकुलेशन करने लग जाओगे तो फिर मुश्किल लगेगा ही पेपर। क्वेश्चन में कहता है एक मर्चेंट के पास ना 162 किलो वॉलनट है, जिसमें से कुछ को वो 7% के प्रॉफिट पे और बचे हुए को 16% के प्रॉफिट पे और ओवरऑल पे 12% का प्रॉफिट कमाता है। तो हमें बताना है कि क्वांटिटी 16% पे जो बेचेगी वो कितनी है। आप देखेंगे इसे सिर्फ 51% लोगों ने सोल्व किया, जबकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पहुंचे ही नहीं 24th क्वेश्चन पे, वो पहले ही पीछे मुश्किल क्वेश्चंस में फंसे रह गए। अगर आप यहाँ पे एलिगेशन लगा लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, तो 16 - 12 कितना होता है 4, 12 - 7 कितना होता है 5। ये आ गया मेरे पास रेशियो, किस रेशियो में उसने बांटे होंगे। हमें बताना है 16% प्रॉफिट पे कितने बेचे हैं, तो 5 रेशियो, टोटल कितने हैं 9 रेशियो। 9 रेशियो किसके बराबर 162, ठीक है। हमें 5 रेशियो का मान बताना है।
आप क्या आएंगे, जा रहे हैं 18 टाइम्स, तो 5 इंटू 18 कितना होता है, 90 होता है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास ट्रेन से रिलेटेड सवाल है, इसे भी कम लोग कर पाए, हालांकि मुश्किल नहीं था। कहता है एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि एक पर्सन जो कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है उसे पास करती है अपोजिट डायरेक्शन में 12 सेकंड्स के अंदर। तो यहां से हमें क्या नहीं दे रखा, ट्रेन की स्पीड क्या मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। आप कहेंगे सर जो स्पीड है, अब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लड़का जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, मान लो ट्रेन की स्पीड x है तो x प्लस 15 ये हो गई रिलेटिव स्पीड। ठीक है, स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 300, 12 से भाग दे दूंगा तो बचेगा कितना 25। लेकिन ये मीटर पर सेकंड में और यहाँ पे जो पर्सन की स्पीड है वो किलोमीटर में दे रखी है, तो किलोमीटर पर आवर में 25 मीटर पर सेकंड आ गया मेरे पास, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने में आएगा, 18/5 करना होता है, वरना आपको याद भी होना चाहिए 25 की जब बात करते हैं तो वो 90 के बराबर चला जाता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं जब। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे 5 और ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 90। तो यहां से मेरे को मिल गया ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई मेरे पास, 75 हो गई। आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम ट्रेन को लगेगा 250 मीटर की ट्रेन को कंप्लीटली पास करने में जो कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है सेम डायरेक्शन में। तो जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो उन्हें क्रॉस करने के लिए जो डिस्टेंस होता है वो माना जाता है दोनों ट्रेन की लेंथ का सम। तो पहली ट्रेन तो थी 300 मीटर की, दूसरी है 250 मीटर की, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। हमें बताना है टाइम कितना लगेगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कितनी है, पहली ट्रेन की आई 75, इसकी स्पीड है 70, लेकिन अब सेम डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इन दोनों का डिफरेंस, तो 75 माइनस 70। अब ये तो किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, और यहाँ पे सेकंड में बताना है तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। दिस विल गिव मी माई आंसर। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ऊपर बन गया 550, नीचे 5 इंटू 5 25, और ये वाली वैल्यू आ गई 18। 25 से काट दूंगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ये 22 टाइम्स 22 इंटू में 18, 20 प्लस 2 20 माइनस 2 20 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डेट इज 396, यही आएगा। वरना यूनिट डिजिट से भी कर लेते, 2 इंटू 8 6। क्लियर, सारे क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं, एक क्वेश्चन शायद बीच में रह गया, वो भी दिखा देता हूं अभी मैं आपको, वो भी कर लेंगे सोल्व। बाकी कंप्लीट तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आरबी पे जो कॉम्बो टेस्ट रीजन है इसके अंदर आपको सारे के सारे टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, जितने आपके लाइव टेस्ट हुए हैं वो सारे के सारे आप दे सकते हैं दोबारा से। ठीक है, इसके अलावा जो सारे टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, टीयर 1 और टीयर 2 के सारे टेस्ट जो आप फ्यूचर में टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद टीयर 2 के लिए एलिजिबल होंगे, वो सारे के सारे टेस्ट आरबी पे जितने भी पेड टेस्ट होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड मिल जाएंगे, और बहुत सारी फ्री पीडीएफ्स भी हैं। तो ये सारे के सारे टेस्ट का आपको एक्सेस मिल जाएगा। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स में जो टेस्ट हैं, लेटेस्ट एग्जाम के सारे बेस्ट क्वेश्चंस के अलग फोल्डर बने हुए हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। बाकी उसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट आपको अलग मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से चेक भी कर सकते हैं टॉपिक वाइज, और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और कोई चीज आपकी छूटेगी भी नहीं इस तरीके से। बाकी वापस मैं वहीं आता हूं, और कंप्लीट तैयारी कंप्लीट क्लासेस के लिए तो आप ऑफिसर बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट क्लासेस मिल जाती हैं। कोई क्वेश्चन मैं चेक करता हूं, हमने बीच में छोड़ा तो नहीं कि बाद में देख लेंगे। ये हो गया, एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, फटाफट से कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या था, 3 लोगों का जो एवरेज है वो इतना है, डी ने ज्वाइन किया तो इतना हो गया। अब ये डेविएशन से आप करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और अगर आप बेसिक से करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी जा सकता है। और डेविएशन से जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा उन्हें समझ में नहीं आएगा जब मैं कराऊंगा डेविएशन से, तो मैं डेविएशन से आपको दिखा देता हूं, या पहले बेसिक से कर लें, पहले बेसिक से करा देता हूं। चलो, 3 लोगों को है जिनका एवरेज है 67, तो सम कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 67 इंटू में 3। कहता है अगर डी ज्वाइन कर लेता है ग्रुप को तो एवरेज बन जाता है 68, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, डी ने ज्वाइन कर दिया तो 68 एवरेज हो गया, तो सम कितना हो जाएगा 68 इंटू में 4। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, आप कहेंगे सर डी की एज निकाली जा सकती है, एबीसी तो कॉमन है, ऊपर नीचे वाली में से ऊपर वाले को हटा दोगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर इसे ब्रेक भी करना है ना, तो 68 को पहले कर दो 67 प्लस 1, ये डेविएशन में हम करते भी हैं। ठीक है, जो मन में करते हैं, यहाँ पे तो लिख रहा हूं मैं। तो अब मैं ऐसे ब्रेक कर दिया और इसमें से इसे घटाना है, तो 67 इंटू 4 है, 67 इंटू 3 है, बचेगा कितना 67 इंटू 1 डेट इज 67, और 1 इंटू 4 1। क्या ये मेरे पास डी की एज आ गई,
कितनी आ गई है 71। डी की एज है या वेट है? वेट है, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पर्सन ए है जिसका वेट 4 किलो कम है डी से, तो ई का वेट कितना हो गया? 4 किलो कम कर दिया इसमें से, तो ये हो गया 67। अगर ये ए को रिप्लेस कर दे इनमें अब, तो जो एवरेज वेट है बी सी डी ई का वो बन जाता है 72। अब दोबारा यहां पे आ जाते हैं। ए की जगह आ गया ए, तो एवरेज वेट कितना हो गया 72। सम कितना हो जाएगा 72 इंटू में 4। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? आप कहेंगे सर इसमें से अगर मैं इसे घटाता हूं तो चेंज क्या आएगा मेरे पास? ये मेरे पास यहाँ पे ई में से ए का डिफरेंस आ जाएगा, ई माइनस ए, बी सी डी तो कॉमन है, कट जाएंगे। और यहाँ पे 4 कॉमन है, 72 में से 68 को घटाऊंगा तो बचेगा 4, तो 4 इंटू में 4, इनका डिफरेंस ये आ गया। हमें क्या बताना है? हमें ए का वेट बताना है, जबकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ई का वेट निकाल लिया, इट इज 67, तो यहाँ पे रख देंगे 67। तो 67 माइनस 16 करूंगा मैं, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 51, और ए का वेट यहाँ पे आ गया 51। ये अप्रोच होती है हमारी इस क्वेश्चन को करने की, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से भी कैलकुलेशन कैसे बचानी है वो मैंने आपको सिखा दिया, और यही चीज हम डेविएशन से भी करते हैं। अब डेविएशन कंसेप्ट जब हम लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई 3 लोगों का वेट क्या है? 67 है। इसमें अगर एक बंदा डी जुड़ गया तो 68 हो गया, तो डी का वेट क्या रहा होगा जो उसने 68 बना दिया चारों का वेट? आप कहेंगे सर 67 से कितना बढ़ गया? 1। तो बाकी तीनों में उसने कंट्रीब्यूशन कितने का करा होगा? 1 का करा होगा, और अपना तो उसने 68 ही मेंटेन करा होगा। तो 68 और बाकी तीनों में एक एक का कंट्रीब्यूशन दिया, तो जो डी का वेट हो गया वो डायरेक्टली आप यहां पे लिखेंगे कि भाई 71 ईयर्स हो गया। ये सब पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर कहता है कि अगर एक अनदर पर्सन ई जिसका वेट क्या है? डी से 4 किलो कम है, तो ई का वेट यहां पे हमने निकाल लिया भाई, ये आ गया मेरे पास 67। ये क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है किसे? ए को, तो एवरेज वेट बन जाता है 72। अब ए को रिप्लेस करना है, ठीक है। अभी जो मेरा एवरेज वेट है वो कितना है? वो है 68, बन जाएगा कितना? 72। इधर भी 4 लोग हैं, इधर भी 4 लोग हैं, तो भाई अगर मेरे पास ई रिप्लेस कर रहा है ए को, तो मेरा एवरेज किससे बढ़ रहा है? 4 से बढ़ रहा है। कितने लोगों में? 4 से, तो 4 चौक कितना हो गया? 16। तो भाई ई का वेट जो रहा होगा वो ए से कितना रहा होगा? 16 ज्यादा रहा होगा, तो ए का वेट कितना आ जाएगा? 67 माइनस 16, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 51। इस तरीके से हम डेविएशन कंसेप्ट से कर लेते हैं, ओरली सोचने के तरीके से, जिसमें हमें ये सब कहानियां लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बिगिनर हो तो ऐसे कर लो, रिपीटर हो तो वैसे कर लो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो अभी आप लोगों से इस सेशन में मैं यहीं विदा लेता हूं। आई होप सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बी रेडी फॉर एवरीथिंग। एग्जाम में हालांकि लेवल इतना मुश्किल तो नहीं आएगा, बट आपको तैयार सबके लिए रहना है कि इसमें से जो इजी वाले सवाल थे एटलीस्ट वो आप करवाएं, ठीक है। चलो अलविदा लेंगे, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।